हेलो एवरीवन। आज हम एक केमिस्ट्री का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं और वो है केमिकल बॉन्डिंग। तो इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है बच्चों को क्योंकि इनऑर्गेनिक का टॉपिक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें याद करने की होती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं। सब लोग सोचते हैं कि इसमें सब रट्टा मारना है और कुछ प्रैक्टिस करने का तो है ही नहीं, कुछ समझने का तो है ही नहीं। बट आज मैं आपको ये चैप्टर इतने अच्छे से समझाने वाली हूँ कि आपको सारे कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे और रट्टा मारने की तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। एंड यस, बिफोर आई स्टार्ट लेट मी टेल यू, this is for boards as well as JEE as well as for school exams and other competitive exams as well. This video is very important for all those people who are in class 11th or even in class 12th. So let's begin. Why do atoms form bonds? Atoms form bonds to achieve a stable electronic configuration similar to noble gases. This is explained by the octet rule. Yes, this is a very important rule. First rule जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, that is the octet rule. इसमें क्या होता है कि सारे एटम्स क्या करते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली अपने वैलेंस शेल में वो कोशिश करते हैं कि उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएं। तो उससे उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी वो नोबल गैस के सिमिलर हो जाएगी और उन्हें स्टेबिलिटी हो जाएगी। तो दिस इज एक्सप्लेन बाय द एग्जांपल्स ऑफ NaCl, H2, O2, H2। H2 में बेसिकली ऑक्टेट नहीं होता है, इसका होता है डबलेट। बाकी सबका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, H2 में डबलेट कंप्लीट होता है हाइड्रोजन एटम के लिए, बस ये चीज़ चलती है। तो कैसे मैं आपको बताती हूँ, ये हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों ने आपस में अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। इसने बोला कि ये एक बॉन्ड हम बनाते हैं आपस में, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है और एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये रहा और एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बना के इसका भी डबलेट पूरा हो गया, इसका भी डबलेट पूरा हो गया। दिस इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इसकी वजह से हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ये बॉन्ड इन्होंने फॉर्म किया, दोनों स्टेबल हो गए, दोनों को फायदा हो गया। सो दिस इज द रीजन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, तो हमारे पास 4 टाइप के बॉन्ड्स होते हैं बेसिकली। द फर्स्ट इज आयनिक बॉन्ड, second is covalent, third is coordinate, fourth is metallic. कुछ नहीं है, आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन ऑपोजिट काइंड ऑफ चार्जेस। बेसिकली एक पॉजिटिव क्वांटिटी, एक नेगेटिव क्वांटिटी, इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स आ रही है इसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। कोवलेंट बॉन्ड इज बिटवीन टू नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। दो नॉन मेटालिक एलिमेंट्स आपस में जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, बेसिकली आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता था कि जो पॉजिटिव क्वांटिटी वो अपना इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्वांटिटी को देती थी, तो इन दोनों के बीच में शेयरिंग हो रही थी, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहा था। बट कोवेलेंट बॉन्ड में देयर इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों एटम्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन को साथ में रख देते हैं एंड दे बोथ आर शेयरिंग बोथ द इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली ऐसी बात है कि आपके पास जैसे एक चॉकलेट है, आपके फ्रेंड के पास एक चॉकलेट है, दोनों ने अपनी चॉकलेट टेबल पे रख दी और आपने बोला कि मेरे पास भी अब 2 चॉकलेट्स है, आपका फ्रेंड भी कह रहा है कि उसके पास भी 2 चॉकलेट्स है। तो बेसिकली आप दोनों का शेयर बढ़ गया, बट यू गाइस स्टिल डिजर्व 1 चॉकलेट ईच। बट साथ में जब आप कह रहे हैं तो आप दोनों इंडिविजुअली बता पा रहे हैं कि नहीं, मेरे पास भी 2 चॉकलेट्स हैं, आपके पास भी 2 चॉकलेट्स हैं। सो दैट्स समथिंग सिमिलर कि कोवेलेंट बॉन्ड में इस तरह से शेयरिंग होती है, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर H2 का एग्जांपल भी समझाया। नाउ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज कि जब आपको बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है एंड वन एटम इज हैविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द अदर इज हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करता है कि वो अपना दोनों इलेक्ट्रॉन्स, बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन पेयर ही डोनेट कर देता है और बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम भी इसे शेयर कर लो, मैं भी शेयर कर लेता हूँ। बेसिकली तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, फिर भी मैं अपने दोनों बीच में रख रहा हूँ ताकि तुम भी कह सको कि ये दोनों मेरे हैं, और मेरे तो ये दोनों थे तो मैं भी बताऊंगा कि ये दोनों मेरे हैं। बेसिकली वो दोनों अब मेरे भी हो गए, तुम्हारे भी हो गए, तुम्हारे पास जबकि कुछ भी नहीं था, तुमने शेयरिंग में कुछ डोनेट नहीं किया। Now the fourth one is a metallic bond. Metallic bond, as the name suggests, दो metals के बीच में होता है, दो metal atoms के बीच में होता है। So this is not a very important bond जैसे हम स्टडी करते हैं। बेसिकली हमारे ये ऊपर वाले 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एग्जाम्पल्स यहाँ मैंने साथ में दिए हुए हैं। अब हम आयनिक बॉन्ड को पढ़ते हैं थोड़ा डिटेल में। तो सोडियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये Na से Na प्लस बनता है, ये सोडियम का सोडियम प्लस बन जाता है और एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास रिलीज हो जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे यही फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है क्लोरीन के साथ कंबाइन करता है और ये Cl माइनस बन जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन से कंबाइन किया और मेरे पास Cl माइनस बन गया। सो देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन Na प्लस एंड Cl माइनस, जिसकी वजह से NaCl फॉर्म हो रहा है। अब क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है मेरे पास आयनिक बॉन्ड्स की, आयनिक कंपाउंड्स की? तो ये हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं इनका, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, सॉल्युबल इन वाटर, हार्ड एंड ब्रिटल। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको आपको लर्न कर लेना है एंड दैट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। आप सोच भी सकते हैं कि आप बेसिकली जिसमें
आयनिक बॉन्ड है, मतलब उसके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, तो ये बेसिकली इंटरलॉक हो गए इस तरह से। और अगर ये इंटरलॉक हो गए मतलब अब इनको मेल्ट करना भी मुश्किल हो गया, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट और हीट देनी पड़ेगी इन्हें मेल्ट करने के, इनके बीच में फोर्सेस को तोड़ने के। इनके पास आयंस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मोल्टेन स्टेट में। वाटर सॉल्युबल होते हैं। वाटर सॉल्युबल कैसे, तो NaCl का एग्जांपल याद रखिए। NaCl इज कॉमन टेबल सॉल्ट जो आप यूज करते हैं, दैट इज सॉल्युबल इन वाटर, राइट। सो इसके साथ साथ याद रखिए, एंड दे आर हार्ड। दे आर व्हाई दे आर हार्ड, तो सेम रीजन कि इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है दैट आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, इनको ऐसे आप तोड़ नहीं सकते, सो दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। फिर कोवेलेंट बॉन्ड है, तो कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स, जैसे मैंने आपको H2 में समझाया भी था। तो यहाँ पे सिंगल डबल ट्रिपल काइंड ऑफ बॉन्ड है, लाइक HH के बीच में सिंगल बॉन्ड था, O2 के बीच में यहाँ पे बोलेगा ये वाला ऑक्सीजन की मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स बीच में रख रहा हूँ, ये वाला ऑक्सीजन में बोलेगा मैं भी 2 इलेक्ट्रॉन्स रख रहा हूँ, एंड दे आर फॉर्मिंग अ डबल बॉन्ड। वैसे ही N2 का होता है एग्जाम्पल। तो ये नोटेशन यहाँ पे थोड़ी सी है, ऐसे लिखी हुई है, टाइपिंग में ऐसे नहीं। दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, this is the correct representation, and this is the correct representation. Now we have coordinate bond. In a coordinate bond, both the shared electrons are donated by one atom. That's what I told you कि जिसके पास excess of electrons है वो अपना पूरा electron pair share करने वाला है, जिसके पास deficiency that's not going to contribute in any of the electrons. Like NH3 है, उसमें H plus ion add होता है, तो फिर ये NH4 plus बन जाता है। कैसे दिखता है, तो आप इसे ऐसे देख सकते हैं कि मेरे पास ये N था और इसके पास एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर था, एक H प्लस आयन आया, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट स्टिल इन्होंने क्या किया, बॉन्ड बना लिया। एंड दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन में प्लस चार्ज आ गया क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, एंड दिस हाइड्रोजन व्हिच यू कैन सी ओवर हियर इज द वन जिसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था स्टार्टिंग में, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद थ्योरी पार्ट, कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कौन सी थ्योरीज आती गई विद टाइम, जिसकी वजह से ये चैप्टर या फिर ये टॉपिक हमारा इवॉल्व करता गया और हमें अलग अलग एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स के बारे में नॉलेज मिलती गई। सो द फर्स्ट वन है इज BSEBR थ्योरी। इलेक्ट्रॉन पेयर्स रिपेल ईच अदर एंड अरेंज देमसेल्व्स एज फार एज पॉसिबल। बेसिकली हमें ऐसी अरेंजमेंट चाहिए जिसमें आपस में इनके बीच में रिपल्शन बहुत कम हो और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो, सो दैट इट इज़ द मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट, जिसकी वजह से हमारा एटम या मॉलिक्यूल या कंपाउंड जल्दी से डिकम्पोज ना करे, जल्दी से रिएक्ट ना करे। वो हर चीज़ स्टेबिलिटी चाहती है यूनिवर्स में, तो इन्हें भी स्टेबिलिटी चाहिए, और उस स्टेबिलिटी के लिए चाहेंगे कि हमारे पास जो रिपल्शन है वो मिनिमाइज हो सके, जितना कम हो सकता है उतना कम हो जाए, उसे कम से कम करने की कोशिश करनी है। तो ये अपने आप को ऐसे अरेंज करेंगे कि जितना दूर दूर चले जाए, बिकॉज लोन पेयर रिपेल करते हैं, बॉन्ड पेयर रिपेल करते हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपेल करते हैं। तो बेसिकली ये चाहिए कि हम सब जितना मैक्सिमम दूर हो सकते हैं एक दूसरे से इस 3 डायमेंशनल स्पेस में, उतना दूर हो जाए। तो मेरे पास फर्स्ट एग्जाम्पल BeCl2 का है। दिस इज अ लीनियर मॉलिक्यूल, समथिंग लाइक दिस। BF3 is trigonal planar, CH4 is tetrahedral। चार जब होते हैं तो बेसिकली दे ट्राई टू फॉर्म अ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, ठीक है। टेट्राहेड्रन से रिलेटेड है, तो टेट्राहेड्रन आपने पढ़ा होगा कि इट इज काइंड ऑफ ट्रायंगुलर पिरामिड जिसका बेस ट्रायंगल है, बाकी तीनों साइड्स भी ट्रायंगल है, और एक एक पॉइंट पे जाके ये कन्वर्ज करते हैं। तो दिस इज बेसिकली अ टेट्राहेड्रन। तो ये टेट्राहेड्रन की शेप ले लेते हैं, विच इज मोस्ट स्टेबल इन 3 डायमेंशनल स्पेस। आप स्क्वायर सोच रहे होंगे, बट दैट इज नॉट मोस्ट स्टेबल केस, क्योंकि स्क्वायर में 90 डिग्री के एंगल होते हैं चारों, बट टेट्राहेड्रन में 109.5 डिग्री के एंगल्स होते हैं, तो उसकी वजह से ये मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट होती है। नाउ वी हैव NH3, तो इसकी पिरामिडल शेप होती है। H2 इसकी बेंट शेप होती है। क्यों बेंट होती है, तो आप सोच सकते हैं इसके पास लोन पेयर है, इसकी वजह से इसकी शेप बेंड जाती है। नाउ वी हैव हाइब्रिडाइजेशन। तो हमारे पास कैसी कैसी टाइप्स की हाइब्रिडाइजेशन होती हैं, यहाँ पे मैंने 3 टाइप की ऐड कर दी, बट और भी टाइप्स की होती हैं, वो हायर क्लास में आप स्टडी करेंगे। वी हैव 3 टाइप्स, sp, sp2, sp3। sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं, और फिर उससे 2 इक्वल कैपेसिटी के या इक्वल स्ट्रेंथ के ऑर्बिटल्स जनरेट होते हैं, जिसे हम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कहते हैं, ठीक है। फिर sp2 ऑर्बिटल में क्या होता है कि एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल्स आपस में जब कंबाइन करते हैं, और फिर 3 नए ऑर्बिटल्स जनरेट होते हैं, जिनकी तीनों की एनर्जी सेम होती है, तीनों की स्ट्रेंथ सेम होती है, तो इन तीनों ऑर्बिटल्स को हम हाइब्रिडाइज्ड sp2 ऑर्बिटल्स कहते हैं। सिमिलरली sp3 के लिए होता है।
तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एस और एक पी, मतलब 50-50 कॉन्ट्रीब्यूशन दोनों का, एस ऑर्बिटल का और पी ऑर्बिटल का। फिर यहाँ पे आप sp2 को देखेंगे तो sp2 में दोनों का, एस ऑर्बिटल का 33% के आसपास कंट्रीब्यूशन है और पी ऑर्बिटल का 67% के आसपास कंट्रीब्यूशन है। फिर sp3 में 25% एस ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन है, 75% पी ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन है। यहाँ पे एग्जांपल्स आपको इन सबके दिए हुए हैं। बॉन्ड पोलैरिटी, तो बॉन्ड पोलैरिटी मतलब अब जब दो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो एक कोई होता है जो थोड़ा सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और एक होता है जो थोड़ा सा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है तो मैंने अपने पहले के एक लेक्चर में डिस्कस किया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाकर फटाफट से देख लीजिए। ठीक है, तो मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। तो मेरे पास अब मुझे पता है कि एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो बेसिकली मुझे क्या पता करना है कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपने पास रखने की कैपेसिटी रखता है, राइट। वो अगर दो इलेक्ट्रॉन्स बीच में रखे हुए हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन बीच में, तो बेसिकली इट हैज़ मोर टेंडेंसी कि वो इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखे, सामने वाले से ज़्यादा दमदार है। ठीक है, तो HCl बॉन्ड पोलर होता है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने पास खींच लेता है। और थोड़ा सा जैसे ये H और Cl के बीच में बॉन्ड है, तो आइडियली तो ये सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए कि दोनों के इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बीच में है, बट द सिचुएशन इज समथिंग लाइक ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है दोनों, वो यहाँ आसपास कहीं क्लोरीन के पास ज़्यादा होते हैं, हाइड्रोजन से थोड़ा ज़्यादा दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये कब होती है? तो जब भी हमारे पास कोई भी एटम, कोई भी हाइड्रोजन एटम FON यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बॉन्डेड होते हैं, तो उस केस में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। फिर अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हमारे पास H2 में सिंगल बॉन्ड होता है दिस, O2 में डबल बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, CH4 का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, BF3 का ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, BeCl2 का लीनियर स्ट्रक्चर है, NH3 is pyramidal, H2O is bent, एग्ज़ाम के लिए क्या क्या टिप्स हैं, क्या क्या बातें आपको एग्ज़ाम में याद करनी है, अलग अलग एग्जाम्स में आपको किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपकी डेफिनेशंस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए और शेप्स पता होनी चाहिए, किस हाइब्रिडाइजेशन में कैसी शेप होती है। जेईई मेन एग्जाम के लिए आपको VSEPR थ्योरी और उसकी हाइब्रिडाइजेशन प्रैक्टिस करनी है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पास्ट ईयर्स में आए हैं, आपकी राइफल्स उठाकर भी चेक कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जेईई एडवांस एग्जाम के लिए आपको क्या करना है? रेजोनेंस की प्रैक्टिस करनी है। रेजोनेंस क्या होता है ये मैं आगे आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। फॉर्मल चार्ज लीविस थ्योरी से रिलेटेड है, एंड ये मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री आपको पता होनी चाहिए, किसकी क्या ज्योमेट्री हुई, किस हाइब्रिडाइजेशन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज की वीडियो हम इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करते रहेंगे टॉपिक्स। फॉर मोर सच वीडियोस स्टे कनेक्टेड विद मी। थैंक यू।